बूढ़ी अम्मा का मकान आयला के मोहल्ले में ही था। वो अकेली रहा करती थीं। आयला ने सुना था कि उनकी एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत और शौक थी। मोहल्ले के लड़के मरते थे उस पर, मगर फिर अचानक कुछ दिन बीमार रहकर उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। उसके गम में अम्मा जैसे जिंदा लाश बन गई थीं। अपने 2 कमरों के टूटे फूटे क्वार्टर में बंद रहती थी। मोहल्ले वाले तरस खाकर कुछ खाना दे देते तो खा लेतीं, वरना ज्यादातर घर के अंदरूनी कमरे में ही वक्त गुजारतीं। मगर फिर मोहल्ले में अम्मा के बारे में अफवाहें फैलने लगी कि वो जादू टोना करती हैं, इसलिए मोहल्ले की कोई औरत भी उनके घर के करीब न जाती। मगर आयला को इस बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि उनको तो अपने खाने पीने तक का होश नहीं था। वो बेचारी भला क्या किसी पर जादू करती। आयला के माँ यास्मीन घरों में काम करती थीं और आयला को भी अपने साथ काम पर ले जाना चाहती थीं ताकि आमदनी ज्यादा हो सके। आखिर उन्हें आयला की शादी भी तो करनी थी। घर के काम और 2 छोटे भाइयों की देखभाल की जिम्मेदारी आयला पर थी, क्योंकि उसकी माँ काम पर जाती थी। माँ के जाने के बाद आयला रोज कुछ खाना और गर्म चाय अम्मा के लिए ले जाती और इसरार करके उन्हें खिलाती। आज आयला कुछ उदास थी, क्योंकि माँ ने उसे बताया था कि उन्होंने उसके लिए भी काम की बात कर ली है। घर ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ सफाई और नाश्ते और दोपहर के खाने के बर्तन धोने होंगे। मगर आयला को ये काम पसंद नहीं था। वो सोचने लगी कि क्या हम लोग इसीलिए पैदा हुए हैं कि अमीरों के घरों में झाड़ू पोंछा करते करते मर जाएं? क्या हमारी कोई ख्वाहिशात नहीं? वो शिद्दत से चाहती थी कि उसकी शादी किसी बड़े और आलीशान घर में हो, कीमती और बड़ी गाड़ी हो जिसमें वो अपने शौहर के साथ घूमने जाए। मगर आज तो उसका दिल टूट गया था। अम्मा खाना खा चुकी थीं। उन्होंने आयला के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बोलीं, मेरी बच्ची, गम न कर, तो बहुत बंगले की मालकन बनेगी, गाड़ियों में घूमेगी, नौकर चाकर तेरे आगे पीछे होंगे, तू राज करेगी, राज। आयला हैरत में डूब गई। भला अम्मा को इसकी उदासी और ख्वाहिशात के बारे में कैसे मालूम हुआ? आयला की आंखों में बहुत से सवाल थे। अम्मा ने कहा, तू हैरान मत हो मेरी बेटी, नायला भी तेरी तरह थी, उसके भी बड़े बड़े ख्वाब थे, मगर जालिमों ने मेरी बेटी के ख्वाबों को आग लगा दी। अम्मा इतना कहकर खामोश हो गईं। आयला उनकी बेटी के बारे में जानना चाहती थी, मगर उसे देर हो रही थी। उसकी माँ काम से आने वाली थीं। अगर उन्हें मालूम हो जाता कि आयला अम्मा के घर जाती है तो वो बहुत गुस्सा होती, क्योंकि मोहल्ले की दूसरी औरतों की तरह वो भी अम्मा को जादूगरनी ही समझती थी। आयला का जहन मुसलसल ये सोच रहा था कि अम्मा ने बगैर बताए उसकी ख्वाहिशात को कैसे जान लिया था। दूसरे दिन उसकी माँ उसे लेकर उसी बंगले पर पहुंची जहां उसे काम करना था। घर में कुल 4 अफराद थे, 2 मियाँ बीवी और उनकी 2 बेटियां। घर की मालकन नादिया तो आयला को जरा अच्छी ना लगी। बहुत ही मगरूर और बद अखलाक औरत थी वो। रंग तो गोरा था, मगर बड़े दांत और चेहरे से मक्कारी और चलाकी अयां थी। दूसरी तरफ आयला भोले भाले चेहरे और सादगी के बायस कोई हूर मालूम हो रही थी। नादिया को आयला की खूबसूरती से कुछ हसद भी हो रहा था। वो ऐसी ही फितरत की मालिक थी। नादिया की बड़ी बेटी 16 साल, जबकि छोटी बेटी 14 साल की थी। उसने आयला को काम समझा दिया। नादिया का शौहर नौमान कदरे आशक मिजाज था। जब उसने पहली बार आयला को देखा तो दंग रह गया। मेकअप के बगैर इतना खूबसूरत चेहरा, भरे भरे गाल, सुर्ख होंठ, कमर तक लहराते बाल। अब वो आयला में दिलचस्पी लेने लगा था। वो इसकी तारीफें करता, नादिया की नज़र बचाकर उसके लिए एक चॉकलेट, पेस्ट्रीज लेकर आता, जिसे आयला घर लाकर मज़े से खाती। मगर दूसरी तरफ नादिया का रवैया बहुत ही खराब और तौहीन आमीज़ होता। वो बात बात पर आयला को जलील करती। आयला ने एक बात बहुत ज़्यादा महसूस की, वो ये कि नौमान नादिया से डरता है। उसकी मौजूदगी में वो बहुत सहमा हुआ रहता। आयला की तरफ तो नज़र भी ना उठाता। जल्द ही ये राज भी खुल गया। एक दिन नादिया के कमरे की सफाई करते हुए कालीन के नीचे से उसे एक कागज़ का टुकड़ा मिला जो यकीनन तावीज़ था। उस पर एक खौफनाक शक्ल बनी थी और लकीरों के दरमियान नोमान का नाम लिखा हुआ था। आयला समझ गई कि नादिया ने जादू से अपने शौहर को काबू किया है, वरना वो तो कब का नादिया को तलाक देकर घर से निकाल देता। नादिया के बुरे सलूक के बाइस उसे नादिया से नफरत महसूस होने लगी थी।
नोमान की तरफ से मिलने वाली अहमियत पर आयला बहुत खुश थी। नोमान ने उसे बहुत खूबसूरत ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया था। आज वो 10 दिन के बाद अम्मा से मिलने उनके घर आई थी। अम्मा उसे देखकर मुस्कुराईं, उसे गले लगाकर बोलीं, बहुत खुश है मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे कामयाब करे। आयला ने जज्बात में आकर अम्मा का हाथ थाम लिया और बोली, अम्मा, वो वाकई बहुत जालिम औरत है। माँ, आपने मेरे दिल की बात कैसे जान ली? अम्मा बोली, पहले ये बता, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? जवाब में आयला ने उन्हें सब बता दिया, नादिया का बर्रवैया भी और नौमान की दिलचस्पी भी। उसको इस बात का बेजार था कि नादिया मुलाजमों को इंसान नहीं समझती और उनकी जिल्लत करके खुश होती है। अम्मा ने कहा, अल्लाह करे इसका सब कुछ छिन जाए और ये भी हमारी तरह लोगों के घर में झाड़ू पोछा करे, फिर इसे एहसास होगा कि किसी की बेइज्जती हो तो कितनी तकलीफ होती है। आयला ने बेख्तियार नादिया को बद्दुआ दी। अम्मा बोली, हाँ, जालिमों को उनके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। आयला चौंकी। अम्मा का लहजा पुरइसरार था। फिर अम्मा ने कहना शुरू किया, मैं और मेरी बेटी भी घरों में काम करते थे। मेरी बेटी भी बहुत खूबसूरत थी। उसे बड़े घर में रहने का शौक था, मगर वो किसी का बुरा नहीं सोचती थी। घर का मालिक बहुत रहमदिल इंसान था। वो 2 बच्चों का बाप था। वो हमदर्दी के तहत हम माँ बेटियों की मदद करता था, मगर उसकी बीवी बहुत चालबाज और होशियार थी। अम्मा ने बताया कि उसने महसूस कर लिया कि उसका शौहर अम्मा की बेटी पर मेहरबान हो रहा है, इसलिए उसने अपने शौहर की गैर मौजूदगी में बेटी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें काम से निकाल दिया। बात खत्म हो गई थी, मगर उस जालिम औरत को बेटी की खूबसूरती से हसद हो गया था। उसने बेटी पर काला जादू करवाया, जिसकी वजह से वो बीमार हुई। फिर एक दिन अम्मा उसे लेकर एक आमिल के पास गई। आमिल ने बताया कि किसी ने पुरानी कब्र का काला जादू किया है ताकि बेटी जिंदा न बच सके। आमिल ने जादू का तोड़ किया, मगर जब तक बहुत देर हो गई थी। जादू अपना असर दिखा चुका था और बेटी अम्मा को रोता छोड़ गई। अम्मा की आप बीती सुनकर आयला की आंखें भी नम हो गईं। वो उन्हें गले लगाकर तसल्ली देने लगी। फिर आयला ने पूछा, अम्मा, वो कातिला कौन थी जिसने आपकी बेटी की जान ली? अम्मा ने आंसू पहुंचे और बोली, वही है, वही तो है। आयला ने पूछा, कौन अम्मा? अम्मा बोलीं, अरे वही जिसके घर तू काम करती है, नादिया। वही कातिल है। मेरी बेटी की उसे डर था कि कहीं उसका शौहर मेरी बेटी से शादी न कर ले। इसी डर से उसने मेरी मासूम बच्ची की जान ले ली। आयला के चेहरे पर हैरत थी। अम्मा उसे लेकर अपने घर के अंदरूनी कमरे में आईं। आयला पहली बार इस कमरे में आई थी, वरना हमेशा उस कमरे का दरवाज़ा बंद रहता। कमरे में दाखिल होते ही उसकी हैरत की इंतहा ना रही। कमरे का माहौल खामोश और डरावना लग रहा था। एक कोने में मट्टी के एक कोंडे में शफाफ पानी रखा हुआ था। उसके इर्द गिर्द हड्डियों और मट्टी का दायरा बना हुआ था। करीब जाने पर आयला को उस मट्टी से खुशबू उठती हुई महसूस हुई। उसकी समझ में कुछ ना आया। अम्मा ने कहा, बेटी आयला, बेटी के सदमे ने मुझे इंतकाम पर उकसाया। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या था। मेरे पास दौलत की ताकत नहीं थी कि नादिया से बदला ले सकूं, मगर मेरी नानी से सीखा हुआ एक अमल मेरे पास था। मैंने कभी उसे नहीं आजमाया था। इंतकाम के जज्बे से मजबूर होकर मैंने ये अमल शुरू किया और कामयाब भी हो गई। मगर नादिया अब तक सब लिए बर्बाद नहीं हुई थी, क्योंकि उसने अमलियात करके कुछ चीज़ें अपने घर में ही दफन कर दी हैं। जब तक इन अमलियात का तोड़ नहीं होगा, मेरे अमल का नतीजा जाहिर नहीं होगा। अम्मा ने कहा, मुझे अपने इल्म से ये मालूम हो गया था कि तू इसी नादिया के घर पहुंचेगी। मैं इसी वक्त का बेचैनी से इंतजार कर रही थी। अम्मा ने आयला के चेहरे को प्यार से देखकर कहा, मेरी बेटी मेरी मदद करेगी ना? आयला ये सब जानकर घबरा गई और बोली, अम्मा, मैं बुज़दिल हूं, इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकूंगी। इतना कहकर वो अपने घर आ गई। उसे अफसोस भी था कि वो किसी मजलूम की मदद नहीं कर सकी थी। जादू टोनी से वो बहुत डरती थी। दूसरे दिन वो फिर नादिया के घर काम पर आ गई, मगर उसने सोच लिया था कि नई जगह काम मिलते ही उस जालिम औरत के घर की नौकरी छोड़ देगी। आज नादिया ने अपनी कुछ सहेलियों को खाने पर बुलाया था। काम ज्यादा था। आयला बुरी तरह मसरूफ थी। उसकी सहेलियां भी नादिया की तरह नाक चढ़ी और मगरूर थीं। नादिया गहले सुर्ख लिपस्टिक लगाए किसी डाइन के मुशाबे लग रही थी।
کھانے کے بعد برتن سمیٹتے ہوئے کانچ کا خوبصورت اور قیمتی گلاس اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ نادیہ آئلہ پر چیخنے لگی، جاہل، تمیز نہیں ہے، اتنا قیمتی سیٹ خراب کر دیا، 2 کوڑی کے لوگ ڈھنگ سے کام بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا آئلہ کو برا بھلا کہتی رہی۔ آئلہ اس بے عزتی پر گھٹ گھٹ کر روتی رہی۔ مہمانوں کے سامنے اس کی کتنی ذلت ہوئی تھی۔ بہرحال وہ کام نمٹا کر اپنے گھر آ گئی، مگر آج ہونے والی بے عزتی نے اس کی نیند اور سکون چھین لیا۔ اسے نادیہ سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ اماں ٹھیک ہی تو کر رہی تھیں، ایسے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ آئلہ نے روتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کیا جس سے اسے بہت سکون ملا۔ وہ معمول کے مطابق کام پر گئی۔ اب اسے اماں سے ملاقات کرنی تھی۔ دوپہر میں وہ اماں سے ملنے پہنچی۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی خوشی کا اظہار کیا۔ آئلہ گلے لگ کر خوب روئی اور بولی، اماں وہ واقعی بہت ظالم عورت ہے۔ ماں بولی، دیکھ بیٹی، ہم دونوں کا اپنا مقصد ہے۔ تو کسی بڑے گھر میں شادی کرنا چاہتی ہے اور میں اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لینا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے۔ بول، میرا ساتھ دے گی؟ آئلہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں اسے لے کر اندرونی کمرے میں آ گئیں۔ پانی کے کونڈے کے پاس بیٹھ کر اماں بولیں، یہ عمل مجھے میری نانی سے ملا تھا۔ اس عمل کے ذریعے ہم ایک قدیم اور طاقتور جن کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اس کی شکل مگر مچھ جیسی ہوتی ہے۔ یہ انتقام اور بربادی کا دیوتا ہے۔ کئی دن منتر پڑھنے کے بعد وہ اس پانی کے کونڈے میں ظاہر ہوا۔ اس نے میری مدد کا وعدہ کیا، مگر بتایا کہ نادیہ نے بھی قدیم اور خطرناک جادو کا سہارا لے کر اپنے شوہر کو قابو کیا ہے۔ اس نے کچھ چیزیں اپنے گھر میں ہی گاڑ دی ہیں۔ جیسے ہی یہ عمل ٹوٹے گا، نعمان کے دل سے اس کا خوف نکل جائے گا اور وہ اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ صرف جادو کے زیر اثر ہے۔ آئلہ تو پہلے ہی تعویذ اس کے کمرے میں دیکھ چکی تھی۔ اماں نے کہا، میں آج رات اسے پھر حاضر کر کے تمام معلومات حاصل کر لوں گی کہ گھر میں کس جگہ یہ جادو کی چیزیں گڑی ہیں اور ان کا عمل کیسے توڑنا ہے۔ آئلہ نے دوسرے دن آنے کا وعدہ کیا اور گھر چلی گئی۔ اماں نے آدھی رات کے وقت کچھ تازہ ہڈیاں کونے کے گرد بکھیر دیں اور مٹی میں عطر کے 3 قطرے ٹپکائے۔ مٹی سے مہک اٹھنے لگی، ساتھ ہی کونڈے میں موجود پانی کی سطح پر ہلچل ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ ایک سیاہ مگرمچھ کا چہرہ نمودار ہوا۔ اماں نے اپنا سر کونڈے کے اوپر جھکا دیا اور بولیں، 17 سال گزر گئے، اب تو میرے دشمن کو برباد کرو۔ بلبلے اٹھنے کی آواز آئی اور پانی پر ایک منظر ابھرا۔ یہ نادیہ کے باغیچے کا منظر تھا۔ ایک پودے کے پاس زمین میں ایک شہد کی بوتل دبی ہوئی تھی، جس پر نادیہ نے عمل کروا کر اسے پودے کے نیچے گاڑ دیا تھا تاکہ نعمان اس سے کبھی غصہ یا کڑوی بات نہ کرے۔ یہ بہت طاقتور اور پرانا عمل تھا، اس کو توڑنا ضروری تھا۔ اگلے دن آئلہ صفائی کے بہانے باغیچے میں آئی اور جلدی جلدی ایلو ویرا کے پودے کے قریب ہاتھ سے کھودنا شروع کیا۔ زمین نرم تھی، آسانی سے 1 فیٹ کا گڑھا ہو گیا۔ وہیں اسے پرانی بوتل دکھائی دی جس میں شہد تھا۔ اس نے جھٹ اسے نکال کر پودے کے پیچھے چھپا دیا اور گڑھا پہلے کی طرح بھر دیا۔ گھر جاتے ہوئے آئلہ نے پھرتی سے وہ بوتل نکال کر اپنی چادر میں چھپا لی۔ کچھ دور چل کر ایک خالی پلاٹ، ہر کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ اس نے بوتل کھول کر سارا شہد کانٹوں پر بہا دیا اور دل میں بولی، نادیہ بیگم، اب تم انہی کانٹوں پر گھسیٹی جاؤ گی۔ دوسرا عمل ایک آتشی رنگ کے بھڑکیلے جوڑے پر تھا، جسے نادیہ نے تھیلی میں پیک کر کے اپنے بستر کے پاس چھپایا تھا۔ آئلہ صفائی کے بہانے بیڈ کے نیچے اچھی طرح دیکھ چکی تھی، مگر وہاں وہ پیک جوڑا نہیں تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے بیڈ کا گدا اٹھایا تو اسے وہی آتشی جوڑا نظر آیا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اس پر کیے گئے عمل کی وجہ سے نعمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے بندھا ہوا تھا۔ اسے قمیص کے دامن کا کچھ حصہ کاٹ کر آگ میں جلانا تھا، جس سے یہ عمل بھی بے اثر ہو گیا۔ آخری کام یہ تھا کہ فریج میں رکھے پانی کے جگ میں ایک کالا تعویذ تھا، جس کا پانی وہ نعمان کو پلاتی تھی۔ اس تعویذ کو بدل کر آئلہ نے اماں کا دیا ہوا تعویذ پانی کے جگ میں ڈال دیا۔ بس سب کام ختم اور انتقام شروع ہو گیا۔ نادیہ کے کیے گئے تمام عمل الٹے ہو گئے تھے اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ 3 دن ہی گزرے تھے کہ نعمان کا رویہ بدلنا شروع ہو گیا، کیونکہ وہ جادو کے زیر اثر تھا۔ اب تمام عمل ٹوٹ چکے تھے۔ نادیہ کا جادو ریزہ ریزہ ہو کر بکھر چکا تھا۔ اب نعمان اس سے خفا ہوتا اور نفرت کا اظہار کرتا۔ نادیہ کے دل میں اس کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ نعمان آئلہ سے محبت کرنے لگا
اور آخر کار اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آئلہ سے نکاح کرے گا۔ اس کے پاس مضبوط جواز بھی تھا کہ اس نے بیٹے کے حصول کے لیے دوسری شادی کی ہے۔ کچھ دن بعد وہ آئلہ کو بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ نادیہ یہ دیکھ کر صدمے سے پاگل ہو گئی اور نعمان کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ نعمان نے یہ سب دیکھ کر اسے 3 مرتبہ طلاق دی اور حق مہر ہاتھ پہ رکھ کر گھر سے نکال دیا۔ اب آئلہ اس عالیشان گھر کی مالک تھی اور نادیہ بے گھر اور مفلس ہو چکی تھی۔ آئلہ کا مقصد اور اماں کا انتقام پورا ہو گیا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی تو جنات کی داستان کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔